हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। तो आज की ये वीडियो ASP.NET कोर वेब एपीआई के करंट ऑपरेशंस पर बेस करती है, जिसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और एसक्यूएल सर्वर का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक शॉर्ट डेमो देखते हैं। तो आज की इस एग्जांपल में हम ASP.NET कोर में वेब एपीआई क्रिएट करेंगे। अगर हमने डेटाबेस से एम्प्लॉय की लिस्ट गेट करनी हो या तमाम एम्प्लॉयज का डाटा फेच करना हो, तो उसके लिए हम गेट का वर्ब यूज करेंगे और फर्स्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। और अगर एम्प्लॉयज लिस्ट में से या एम्प्लॉय के टेबल से किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा गेट करना हो या रिकॉर्ड फेच करना हो, तो उसके लिए भी हम गेट का वर्ब यूज करते हुए सेकंड एपीआई क्रिएट करेंगे। और अगर हमने कोई एम्प्लॉय क्रिएट करना हो या न्यू एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना हो डेटाबेस में, तो उसके लिए हम पोस्ट का वर्ब यूज करते हुए पोस्ट की एपीआई क्रिएट करेंगे। और इसी तरह अगर हमने किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग करनी हो, नेम चेंज करना हो या फिर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम पुट का वर्ब यूज करते हुए एपीआई क्रिएट करेंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय का डाटा या रिकॉर्ड डिलीट करना हो डेटाबेस से, तो उसके लिए हम डिलीट का वर्ब यूज करते हुए डिलीट की एपीआई क्रिएट करेंगे। अब इन तमाम एपीआईज में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, उसको आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो एपीआईज क्रिएट करेंगे, इन सब एपीआईज को हमने यूज कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है। तो उसके लिए इन एपीआईज को हम दो एप्लीकेशन में कंज्यूम करना सीखेंगे। नंबर 1 एंगुलर और नंबर 2 ASP.NET Core MVC। एक CRUD एप्लीकेशन एंगुलर में बनाएंगे जिसमें हम इन APIs को कंज्यूम करना सीखेंगे, और एक एप्लीकेशन ASP.NET Core MVC में भी बनाएंगे और इसमें भी हम इन्हीं APIs को यूज करेंगे। मतलब APIs को क्रिएट कैसे करना है और फिर APIs को क्रिएट करने के बाद एंगुलर में और ASP.NET Core MVC में या डिफरेंट एप्लीकेशन में कंज्यूम कैसे करना है, ये सब कुछ हम सीखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे एपीआईज को क्रिएट किया जाता है और फिर इनको कैसे मल्टीपल एप्लीकेशन में कंज्यूम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज हमने स्वैगर को भी डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS Studio 2022 ओपन कर लिया और हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो टेम्पलेट हम लेंगे ASP.NET Core Web API, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो नाम हम रखेंगे Core Web API CRUD। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमसे फ्रेमवर्क का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास .NET 6 भी है, .NET 7 भी है और .NET 8 भी है। .NET 8 को सिलेक्ट करेंगे और बाकी यहाँ पर जिन पर टिक लगा हुआ है, इस पे आपने टिक लगा रहने देना है। कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS, ये SSL के लिए यूज होता है। और इसके बाद इनेबल ओपन API सपोर्ट, ये हमारा स्वैगर के लिए है कि आप स्वैगर को यूज करना चाह रहे हैं या नहीं। और इसके बाद यूज कंट्रोलर्स, क्या आपने इस प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स को यूज करना है या नहीं। इन तमाम पे आपने टिक लगा रहने देना और इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। वेलकम स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पर वेदर फोरकास्ट के नाम से हमारे पास एक मॉडल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ से डिलीट करना है। तो आपने राइट क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास वेदर फोरकास्ट के नाम से कंट्रोलर भी है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देना है। डिलीट पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। वेदर फोरकास्ट के मॉडल को और कंट्रोलर को हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपने डिपेंडेंसी पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने मैनेज न्यू कोड पैकेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। आपने यहाँ पर टाइप करना है microsoft.entityframework core.sql server। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से डिस्प्ले हो रहा है microsoft.entityframework core.sql server, इस पे आपने क्लिक करना है। तो हम .NET 8 को यूज कर रहे हैं। यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन जो स्टेबल वर्जन है इसी को रहने देना और आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। पैकेज हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और अगर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ रहा है। और इसके साथ साथ microsoft.entityframework core.sql server, इसके ऊपर हमारे पास ग्रीन टिक लग गया। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो इसके बाद हमने सेकंड पैकेज इंस्टॉल करना है, वो है microsoft.entityframework core.tools, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। तो सेकंड पैकेज भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है, अगर आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और इसके साथ यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रीन टिक लग गया। और इसके बाद थर्ड पैकेज जो हमने इंस्टॉल करना है वो है microsoft.entityframework core.design। अगर आपको यहाँ पर लिस्ट में ना मिले तो आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट।
तो थर्ड पैकेज भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और अगर हम आउटपुट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास फिनिश का मैसेज आ गया और यहाँ पर हमारे पास microsoft.entityframework.design इसके ऊपर टिक लग गया। मेक श्योर कि जो पैकेज आपने इंस्टॉल किए हैं इनके वर्जन सेम होने चाहिए। हम .NET 8 को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 का जो लेटेस्ट वर्जन था मैंने वही इंस्टॉल किया है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो आप इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे, टर्मिनल को भी क्लोज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम्पल में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस का होना जरूरी है। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लिया है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर डेटाबेस का नाम रखेंगे EmployeeDB। डेटाबेस का नाम रखेंगे EmployeeDB और आपने यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी। हमने टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने इसको एक्सपेंड करना है और टेबल्स पे आपने राइट क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करेंगे और टेबल पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट फील्ड जो लेंगे वो लेंगे एम्प्लॉय आईडी और ये होगी इंटीजर। सेकंड पे लेंगे एम्प्लॉय नेम और इसकी डाटा टाइप रखेंगे वारचार, लेंथ रखेंगे 150। के बाद लेंगे जेंडर की डाटा टाइप होगी वारचार, एज इंटीजर रखेंगे, ईमेल एन वारचार रखेंगे और लास्ट में लेंगे एड्रेस की डाटा टाइप भी हम एन वारचार रखेंगे और लेंथ रखेंगे 500। एम्प्लॉय आईडी पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको सेट एज प्राइमरी की करेंगे और एम्प्लॉय आईडी की आपने आइडेंटिटी भी सेट करनी है। आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास है आइडेंटिटी, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसको यस करना और एम्प्लॉय नेम को आपने अनचेक कर, एम्प्लॉय नेम नल या एम्प्टी नहीं हो सकता। टेबल को सेव करेंगे, सेव पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर टेबल का नाम देंगे TBL एम्प्लॉय, ओके पे क्लिक करेंगे। टेबल हमारा क्रिएट हो गया, इसको आपने यहाँ से क्लोज करना है और इसको चेक करने के लिए आपने यहाँ पर टेबल को एक्सपेंड करना है और यहाँ पर हमारे पास TBL एम्प्लॉय। एक रिकॉर्ड हम पहले से ऐड करेंगे क्योंकि जब हम करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो कुछ डाटा हमें मिल सके। इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, एडिट टॉप 200 रोज पे आपने क्लिक करना है। एम्प्लॉय आईडी आपको देने की जरूरत नहीं है, आपने एम्प्लॉय नेम देना है, जेंडर देंगे, एज देंगे, ईमेल आईडी देंगे और एड्रेस देंगे। यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है। तो एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और वापस आएंगे विजुअल स्टूडियो। तो अब हमने स्कैफोल्ड DB कॉन्टेक्स्ट की कमांड एग्जीक्यूट करनी है और अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है। तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए आपने आ जाना है टूल्स में और यहाँ से आपने आ जाना है न्यूगेट पैकेज मैनेजर और यहाँ से आपने क्लिक करना है पैकेज मैनेजर कंसोल पे। इसको एक दफा क्लियर करेंगे। तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है scaffold-db context और इसके बाद आपने अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पर और यहाँ पर आपने अपने सर्वर का नाम देना है। तो मेरे सर्वर का नाम भी सर्वर और इसके बाद आपने डेटाबेस का नाम देना है। तो हमारे डेटाबेस का नाम है EmployeeDB। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर आपने trusted_connection इसको आपने ट्रू रखना है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फॉल्स रखा है। इसके बाद आपने ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू ये लाजमी रखना है, अदरवाइज आपके पास एरर थ्रो करेगा। और इसके बाद आपने देना डेटाबेस प्रोवाइडर। तो डेटाबेस प्रोवाइडर हमारे पास है microsoft.entityframework.sql सर्वर। यहाँ पर देंगे -output_dir और इसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम बताना जिसमें DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास और मॉडल क्लास जनरेट होंगे। तो इस कमांड को रन करने से पहले आपने कोर वेब API CRUD इस पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर आपने इसको फॉल्स करना है। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से आपने इसको बंद करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस। तो यहाँ पर scaffold-db context की कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ से इसको क्लोज, यहाँ से इसको भी क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है। इसके अंदर हमारे पास DB context की क्लास है और इसके अंदर हमारे पास मॉडल की क्लास है। तो अब हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को app-setting.json में मूव करना है। तो उसके लिए आपने इस फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पर आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखना है। नाम हम रखेंगे DB कनेक्शन। तो यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने आ जाना है EmployeeDB context की फाइल में। यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे app-setting.json में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। फाइल को सेव करेंगे और वापस आपने आना है EmployeeDB context की क्लास में। यहाँ से इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने रिमूव कर देना और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना। फाइल को सेव करेंगे। हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को DB context की क्लास से app-setting.json में मूव कर लिया और अब हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को program.cs में रजिस्टर भी करना है। तो उसके लिए आपने आ जाना program.cs की फाइल में और यहाँ पर मैं 3 लाइन का कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर इन 3 लाइंस को कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पर हम अपने DB context का नाम चेंज करेंगे। तो हमारी DB context का नाम है, यहाँ पर आपने ऊपर आ जाना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है,
एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट, इसको कॉपी करें और program.cs की फाइल में है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। और इसके बाद यहाँ पर आपने कंट्रोल डॉट प्रेस करना है और यहाँ से आपने ऐड करना है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट.एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है। तो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है, आपने आ जाना है appsetting.json में और यहाँ से आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम कॉपी करना है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और वापस आएंगे program.cs की फाइल में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव करेंगे और इन फाइल्स को यहाँ से क्लोज करेंगे। हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया और अब आपने अपने प्रोजेक्ट को एक दफा रीबिल्ड करना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रीबिल्ड हो गया, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। तो अब हमें एपीआई कंट्रोलर चाहिए, उसके लिए आपने कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने कंट्रोलर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने एपीआई को सिलेक्ट करना है, एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कंट्रोलर का नाम देना है, तो यहाँ से मैं नाम दूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस का इंस्टेंस बनाएंगे, इसके लिए प्रॉपर्टी लेंगे प्राइवेट और यहाँ पर लेंगे एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स और नाम देंगे डीबी। और इसके बाद यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर लेना है, तो उसके लिए आप CTOR लिखें, डबल टैप प्रेस करें, दोबारा से एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्ट्स को लेंगे और यहाँ पर आप पास करेंगे और नाम देंगे कॉन्टेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आपने लेना है डीबी, इसको असाइन कर देंगे कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय की लिस्ट गेट करनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर लेना है पब्लिक, यहाँ पे लेंगे असिंक, यहाँ पर आपने लगाना है टास्क और इसमें हम देंगे एक्शन रिजल्ट। और ये एक्शन रिजल्ट हमारा किस टाइप का होगा, ये हमारा होगा लिस्ट टाइप का और इसमें हमने अपना मॉडल पास करना है। तो हमारे मॉडल का नाम है TBL एम्प्लॉय, इसका हम नाम रखेंगे गेट एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पर हम लेंगे एक वेरिएबल, नाम रखेंगे डाटा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे अवेट, क्योंकि हम एसिंक्रोनसली काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अवेट का कीवर्ड लगाना है। और यहाँ पर हम देंगे db.tbl employees टू लिस्ट असिंक। इसके बाद आपने ये लेना है यहाँ पे रिटर्न और यहाँ पर लेंगे ओके। ओके क्या है, ओके का जो स्टेटस कोड है वो है 200 और ओके का स्टेटस 200 कोड हमारे सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हमने इस डाटा को यहाँ से कॉपी करना है और इस ओके में यहाँ पर पास करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने एम्प्लॉय की लिस्ट गेट करनी हो या फिर किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो तो उसके लिए हम गेट का वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे HTTP गेट, एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखते हैं कि रिटर्न ओके हमें क्या रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो यहाँ पर स्वैगर UI की स्क्रीन हमारे सामने आ गई और यहाँ पर कोड वेब API CRUD, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की लिस्ट गेट की थी, उसके लिए हमने गेट का वर्ब यूज किया था। यहाँ पर गेट लिखा आ रहा है, इसके बाद API और यहाँ पर हमारे कंट्रोलर का नाम आ रहा है। इसको आपने यहाँ से एक्सपेंड करना है। स्वैगर UI क्या है, स्वैगर UI एक टेस्टिंग टूल है जो कि हमारी API के बारे में बताता है कि हमारी API क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है। यहाँ से आपने ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है और यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये रिस्पॉन्स जनरेट करके देगी। हमने गेट रिक्वेस्ट को यूज किया तो यहाँ पर हमारा कौन सा URL हिट हुआ है, localhost:7294, ये हमारी पोर्ट नंबर है। इसके बाद API और यहाँ पर हमारे कंट्रोलर का नाम, यहाँ पर स्टेटस कोड 200 है जो कि हमारी सक्सेस को प्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखें रिस्पॉन्स बॉडी, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय ID आ रही है 1 और एम्प्लॉय नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो बॉडी आई है बिल्कुल सक्सेसफुल आई है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई, लेकिन हमारे डेटाबेस में अभी फिलहाल एक ही रिकॉर्ड था, तो यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते तो हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते। अगर आपके पास टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो मल्टीपल ही डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट API सक्सेसफुल क्रिएट कर ली, इसके बाद हमने सेकंड API क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय की लिस्ट गेट की थी और अगर अब हमने अपने कोई एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर API क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपने लगाना है पब्लिक असिंक, यहाँ पर भी आपने टास्क लेना है, इसमें एक्शन रिजल्ट देंगे, इसमें हमने अपना मॉडल पास करना है TBL और यहाँ पर देंगे गेट एम्प्लॉय बाय ID और इसके बाद आपने यहाँ पर वेरिएबल लेना है एम्प्लॉय, यहाँ पर लगाएंगे अवेट और यहाँ पर लेंगे db.tbl employees.find असिंक। तो यहाँ पर हमें किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर हम पास करेंगे ID, यहाँ पर आपने लेना है इंटीजर ID और ये ID आपने यहाँ से कॉपी करनी है और इसको यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस TBL एम्प्लॉयज के टेबल में से हमने इस ID को फाइंड किया और इसका तमाम रिकॉर्ड गेट करके इस एम्प्लॉय को पास कर दिया। तो इसके बाद हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो एम्प्लॉय है हमारे पास नल तो नहीं है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पास करना है और चेक करेंगे कि अगर ये नल है तो यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न नॉट फाउंड का मेथड लगाएंगे। और अगर इसमें कोई डाटा है तो यहाँ पर हमने करना है रिटर्न
ओके, और इसमें हम ये एम्प्लॉय पास करें। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने एम्प्लॉय की लिस्ट गेट करनी है, स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो, तो उसके लिए हम http गेट का वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर हमारे पास http गेट रिक्वेस्ट के साथ दो एक्शन मेथड हैं। इनमें से एक जो है विदाउट पैरामीटर है, जबकि जो सेकंड वाला है इसमें हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया, और पैरामीटर हमारे पास क्या, हम आईडी पास कर रहे हैं। जब भी इस एक्शन मेथड को कॉल करेंगे तो हमने एक आईडी प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक आईडी स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं, इसमें देंगे डबल कोट, और यहाँ पर आपने लगानी है करली ब्रैकेट्स, इसमें आपने आईडी पास करनी है। अब जब भी एक्शन मेथड कॉल होगा तो हमने एक आईडी प्रोवाइड करनी होगी, और हमारा यूआरएल क्या होगा, हमारा यूआरएल होगा API/controller। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उसके बाद हमने आईडी प्रोवाइड करनी है। फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पर हमें दो यूआरएल, दो API डिस्प्ले हो रही है, और दोनों गेट रिक्वेस्ट के साथ काम कर रही है। फर्स्ट API हमारी विदाउट पैरामीटर, और जबकि हमने जो सेकंड API क्रिएट की है इसमें हमने पैरामीटर पास करना है। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे। जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने अपने डेटाबेस से गेट करना होगा उस एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर पास करेंगे। तो अभी मेरे पास मेरे डेटाबेस में फिलहाल एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पर 1 आईडी पास करूंगा। और अगर आपके डेटाबेस में डिफरेंट रिकॉर्ड हो तो जिस एम्प्लॉय का डाटा आपने गेट करना हो उस एम्प्लॉय की आईडी आपने यहाँ पर पास करनी है, और आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पांस जनरेट होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास गेट रिक्वेस्ट थी, हमने गेट रिक्वेस्ट को यूज किया, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, API/employee/employee ID, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सर्वर रिस्पांस है, यहाँ पर हमारे पास कोड क्या है 200, जो कि हमारे सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास रिस्पांस बॉडी है, रिस्पांस बॉडी में हमारे पास रिस्पांस क्या है, 1 ID हमने पास की थी। 1 ID के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय नेम भी आ गया, जेंडर भी आ गया, एज, ईमेल और एड्रेस भी आ गया। तो सेकंड API भी हमें सक्सेसफुली रिस्पांस जनरेट करके दे रही है। जब भी हमें किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा गेट करना हो तो हमें एम्प्लॉय आईडी पास करना होगा। और यहाँ पर देखें हमारे पास दो APIs हैं और दोनों गेट रिक्वेस्ट के साथ काम कर रही है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट API जो है ये विदाउट पैरामीटर है, जिसमें हम एम्प्लॉय की लिस्ट गेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सेकंड API ये विद पैरामीटर है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं। और फर्स्ट API हमारी जो है ये विदाउट पैरामीटर है, जबकि सेकंड API में हमारे पास आईडी पैरामीटर। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर हमारे पास है API/employee। यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि ये API किस पर्पस के लिए, और सेकंड API भी देखें API/employee/ID। इससे भी हमें कोई खास पता नहीं चल रहा कि सेकंड API भी हमारी किस पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो राउटिंग है, इस राउटिंग को आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आए विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पर देखें इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज करेंगे, और यहाँ पर देखें हमारा राउट क्या है, API/controller। हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और ये राउटिंग हमारी कंट्रोलर लेवल पर काम कर रही है। और अगर इसको आप एक्शन मेथड लेवल पर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाए, और यहाँ पर आपने क्या करना है, और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कंट्रोलर का नाम देना, तो हमारे कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉय। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने इसको रिमूव करना है, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इसके बाद आप यहाँ से इसको गेट एम्प्लॉय लिस्ट, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। अब हमारा यूआरएल क्या होगा, API/employee। एम्प्लॉय हमारे कंट्रोलर का नाम, और इसके बाद गेट एम्प्लॉय लिस्ट। ये राउट हमने डिफाइन कर, जब भी हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तो हमारा ये वाला एक्शन मेथड कॉल होगा, जिसमें हमने एम्प्लॉय की लिस्ट गेट। सेकंड एक्शन मेथड के लिए भी राउट डिफाइन करना, तो उसके लिए आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ से आपने गेट एम्प्लॉय बाय आईडी को यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ से गेट एम्प्लॉय लिस्ट को आपने यहाँ से रिमूव करना है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जो हमने आईडी डिफाइन की थी, यहाँ पर अब हमें आईडी देने की जरूरत नहीं है। दोनों एक्शन मेथड्स का राउट हमने खुद से डिफाइन कर दिया। फर्स्ट में हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय की लिस्ट गेट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, जिससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा फेच कर रहे हैं। तो राउटिंग हमने खुद से डिफाइन कर ली। और तो अब अगर हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना हो या कोई न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम पोस्ट का वर्ब यूज करते हुए API क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस कोड को आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो अब हमने पोस्ट का वर्ब यूज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे HTTP पोस्ट, और राउटिंग में हम करेंगे क्रिएट एम्प्लॉय, और हम अपने मेथड का नाम भी रखेंगे क्रिएट एम्प्लॉय। और यहाँ पर हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ से आपने इस आईडी को रिमूव करना है, यहाँ पर करेंगे आप TBL एम्प्लॉय। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर आपने करना है EMP, और यहाँ से आपने इस कोड को यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट रिसीव होगा उसको हमने अपने डेटाबेस में ऐड करवाना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है await db.tbl_employee.add_async, और इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ। और ऐड करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे लगाना है await, और यहाँ पर हम करेंगे db.save changes async। ये आपने लाजमी करना है, अदरवाइज आपका डाटा सेव नहीं होगा।
जब आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा उसके बाद आपने रिटर्न में क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को आपने वापस रिटर्न करवा देना है। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एम्प्लॉय ऐड करने की एपीआई हमने सक्सेसफुल क्रिएट कर ली। इसको फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और गेट रिक्वेस्ट के साथ हमारे पास यहाँ पर दो एपीआई नजर आ रही है। फर्स्ट एपीआई हमें क्लियरली बता रही है कि फर्स्ट एपीआई हमारी किस लिए, गेट एम्प्लॉय लिस्ट। अगर हमें एम्प्लॉय की लिस्ट गेट करनी हो तो उसके लिए हम फर्स्ट एपीआई को यूज करेंगे। सेकंड एपीआई में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गेट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी एपीआई यूज करेंगे, गेट एम्प्लॉय बाय आई। और थर्ड एपीआई हमने पोस्ट वर्ब को यूज करते हुए क्रिएट किया जिसमें हमारा यूआरएल क्या है, epi/employee/create-employee। इस राउटिंग से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम पोस्ट वर्ब को यूज करते हुए इस एपीआई को हिट करें। तो अब हमने पोस्ट की एपीआई को चेक करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है, ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर हमने डाटा पास करना है। नाम देंगे सलमान, जेंडर देंगे मेल, एज देंगे 30, ईमेल देंगे, एड्रेस देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हम नहीं देंगे क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, हमने आइडेंटिटी सेट किया हुआ है, ये हमें देने की जरूरत नहीं है। बाकी डाटा फिल करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज किया था और यहाँ पर हमारे पास यूआरएल क्या था, epi/employee/create-employee। और यहाँ पर हमारे पास सर्वर रिस्पॉन्स क्या है, कोड हमारे पास है 200, ये हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम दिया था, जेंडर, एज, ईमेल और एड्रेस। तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी क्या है 2। और अगर अब हम एम्प्लॉय लिस्ट की एपीआई को दोबारा से हिट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे और अगर हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने खुद से ऐड किया था और सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने पोस्ट वर्ब को यूज करते हुए ऐड। न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हमने पोस्ट वर्ब को यूज करते हुए सक्सेसफुल तरीके से एपीआई क्रिएट कर ली। और अब अगर हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेंज करना हो या नेम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो या ईमेल आईडी चेंज करनी हो तो उसके लिए हम पुट का वर्ब यूज करते हुए एपीआई क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, http पुट को यूज करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पर भी आपने करना है अपडेट। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना हो या किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना हो तो वो हम आईडी की बेस पर करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक आईडी रिसीव होगी, यहाँ पर आपने करना है इंटीजर आईडी। इस लाइन को यहाँ से रिमूव करेंगे और कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ ये जो आईडी है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, इसको चेक करना है ये आईडी बराबर है। यहाँ पर आप करेंगे emp.employee। यहाँ पर देखें यहाँ पर एक आईडी हमें रिसीव होगी जिस आईडी के अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। यहाँ पर आप करेंगे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आईडी हमें रिसीव होगी, जैसे कि आपको पता है कि हमने जब भी किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करवा रहे हैं कि ये जो आईडी है और इस ऑब्जेक्ट में जो आईडी है अगर वो बराबर नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने करवा दिया रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। और अगर वो आईडी मैच कर जाती है तो यहाँ पर आपने करना है db.entry और इसमें हमने अपना अपडेटेड ऑब्जेक्ट पास करना है। तो वो हमारा है en, वो हमें कहाँ पे रिसीव होगा, वो हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पे। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। इसके बाद आपने लगाना है डॉट स्टेट, यहाँ पर आप करेंगे एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड मॉडिफाइड होगा। इसके बाद आपने लगाना है अवेट db.save-changes async, ये आपने लाजमी लगाना है। यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने करना है रिटर्न ओके। और जो अपडेटेड आपका ऑब्जेक्ट होगा इसी को आपने वापस रिटर्न करवा। फाइल को सेव करेंगे। हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट करना हो या कोई भी चेंजिंग करनी हो तो उसके लिए हमने एपीआई क्रिएट कर ली। और अगर हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए भी हम डिलीट का वर्ब यूज करते हुए एपीआई क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने ऊपर आ जाना, यहाँ से हम ये कोड कॉपी करेंगे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर हम यूज करेंगे http डिलीट और यहाँ पर राउट डिफाइन करेंगे डिलीट एम्प्लॉय। इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आप इसको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि हमने किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो वो भी हम आईडी की बेस पर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीजर आईडी पास किया, यहाँ पर हमें आईडी रिसीव होगी। इसके बाद हमने वेरिएबल लिया और यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा है एम्प्लॉय और यहाँ पर हमने इस आईडी को फाइंड करना है। फाइंड कहाँ से करना है, फाइंड करना है हमने डेटाबेस से कि यहाँ पर ये आईडी हमारे पास है। अगर ये है तो इसका सारा रिकॉर्ड हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस एम्प्लॉय को पास कर और यहाँ पर फिर हम चेक करवाएंगे कि ये एम्प्लॉय जो है ये नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो यहाँ पर हमने क्या कराना है, रिटर्न करवाना है नॉट फाउंड का मेथड। और अगर इस आईडी के अगेंस्ट हमें इसका रिकॉर्ड मिल जाता है तो हमने क्या करना है, इसको हमने रिमूव करवाना है। रिमूव करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर db.tbl-employees.remove और इस एम्प्लॉय का आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर लगाएंगे आप अवेट db.save-changes async
रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम सेव करवा देंगे और इसके बाद यहाँ से आपने इस एम्प्लॉय को यहाँ पर सेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिंपल रिटर्न ओके करें। एम्प्लॉय अपडेट और एम्प्लॉय डिलीट की एपी हमने सक्सेसफुल क्रिएट कर ली। फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे और चेक करेंगे। देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अपडेट एम्प्लॉय की एपी क्रिएट की थी और यहाँ पर हमने डिलीट एम्प्लॉय की एपी क्रिएट की थी। तो सबसे पहले अपडेट एम्प्लॉय की एपी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसके बाद आपने ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है। तो जिस एम्प्लॉय का डाटा हमने अपडेट करना होगा तो वो आईडी हम यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर आपने आईडी देनी है 2 और 2 आईडी पे हमारे पास कौन सा एम्प्लॉय है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप डेटाबेस में आ जाएं और यहाँ पर अगर आप इस पे राइट क्लिक करें, सिलेक्ट टॉप 100 रोज पे क्लिक करें तो 2 आईडी पर हमारे पास है सलमान। तो इसके नेम को चेंज करेंगे तो उसके लिए आपने वापस आना है। यहाँ पर हम नाम करेंगे हसन, जेंडर देंगे मेल, एज देंगे 20, ईमेल देंगे, एड्रेस देंगे LHR। डेटा फिल करने के बाद आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें पुट रिक्वेस्ट को यूज किया और हमारा यूआरएल क्या था, api/employee/update employee और कौन सी आईडी को हमने अपडेट किया, 2 आईडी को। सर्वर रिस्पांस में हमारे पास कोड क्या 200 जो कि हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और रिस्पांस बॉडी में हमारे पास आईडी क्या थी 2 और 2 पर हमारे पास नेम क्या था सलमान। सलमान को हमने चेंज किया हसन के साथ और बाकी रिकॉर्ड्स को भी हमने चेंज किया। तो यहाँ पर हमारा तमाम रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपने वापस आना है डेटाबेस में और यहाँ पर आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर 2 एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमारे पास तमाम रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अपडेट एम्प्लॉय की एपीआई हमारे पास सक्सेसफुल काम कर रही है। और अब अगर हमने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास डिलीट एम्प्लॉय की एपीआई है। उसके लिए आप यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास है डिलीट एम्प्लॉय, इसमें आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है। जैसा कि आपको पता है कि हम डिलीट भी किसी आईडी की बेस पे करते हैं तो यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे 2। तो यहाँ पर हमने डिलीट वर्ब को यूज किया था और हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल क्या था, api/employee/delete employee और डिलीट भी हमने आईडी की बेस पे किया था। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड क्या 200 जो कि हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास सक्सेस लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इन्हीं एपीआईज को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद 1 बाय 1 हमने इनको टेस्ट किया जो कि हमारे पास सक्सेसफुल काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इन्हीं एपीआईज को डिफरेंट एप्लीकेशन में कंज्यूम करना सीखना है, यूज करना सीखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से एपीआईज को क्रिएट किया जाता है और फिर किस तरह से उनको डिफरेंट एप्लीकेशन में कंज्यूम किया जाता है। एक एप्लीकेशन हम एंगुलर में क्रिएट करेंगे और एक एप्लीकेशन हम ASP.NET कोर वेब में क्रिएट करेंगे। दोनों में हम इन्हीं एपीआईज को कंज्यूम करना, यूज करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।